हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? आप बोलोगे मैम बहुत अजीब सा लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. देखो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ टॉपिक, अ न्यू चैप्टर ऑफ दिस 11th क्लास सिलेबस. जस्ट लिविंग वर्ल्ड के बाद वाला चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. मैं ये दो चैप्टर आपको इसलिए इनिशियल 1 by 1 पढ़ा रही हूँ, ऐसे तो यूनिट के हैं. ये दो चैप्टर आपके बायोलॉजी का सार हैं, आपका समरी क्रिएट करता है. तो अगर इन चैप्टर को आप ग्रिप फॉर्म में पढ़ गए तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. लिविंग वर्ल्ड नीट के अंदर 3 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में. ठीक है, 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं. आप बोलोगे मैम चैप्टर तो नया लिखा हुआ है लेकिन कंटेंट पुराने का क्यों लिखा हुआ है? देखो, ये आपके लिविंग वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से. लिविंग वर्ल्ड का रिलेशन है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से. और ये मेरे हाथ में रही एनसीईआरटी. ये एनसीईआरटी की टेबल है. ये क्या है? एनसीईआरटी की टेबल है जिसके अंदर आपको 4 कॉमन नेम है, उनके साथ आपके साथ 4 बायोलॉजिकल नेम है. देखो, अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम देती हूं तो मैं बोलूंगी ओके. मैं 2 पार्ट में करूंगी, जीनस और स्पीशीज. स्टूडेंट्स, लेक्चर को पढ़ने के टाइम पर बुक खोलने में कोई हर्ज नहीं है. बस ये है, जनरली जो फैकल्टीज होती हैं या जो टीचर एक्सपेक्टेशंस करते हैं वो, देखो अगर आप बुक खोल के बैठोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, आपको अपने बोलते ना कलेजे से बिल्कुल टुकड़े की तरह रखना पड़ेगा इस बुक को, क्योंकि ये बुक आपके लिए सब कुछ, आपकी जिंदगी है, आपके सिलेक्शन का बेस है ये बुक. ठीक है, लेकिन ये है कि जब कोई टीचर या फैकल्टी आपको लेक्चर देती है तो अगर आपके बार बार बुक की तरफ देखोगे ना तो टीचर को लगेगा कि नहीं, ये मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, इसको बुक में ज़्यादा इन्वॉल्व है. ऐसा थिंकिंग आती है टीचर्स की. तो आप क्या करो, बुक को बेशक अपने पास में रखो, थोड़ा बहुत जब ब्रेक हो रहा है बुक को देखो, कोई आपको मना नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि मैं भी तो इसी बुक को फॉलो कर रही हूँ. लेकिन जब कोई टीचर आपको लेक्चर दे रहा है और आपको वो बोल ही नहीं रहा है कि बुक खोलो या उसको देखो, तो आप क्या करो, लेक्चर पे फोकस करो. तब आप इधर उधर ना देख के सिर्फ लेक्चर पे फोकस करो. ठीक है, अभी मैं खुद बोल रही हूँ, आप बुक खोल लो. ये आपकी टेबल है. मैं इससे टेबल नहीं बना रही स्टूडेंट्स, क्योंकि जो चीज़ एज इट इज़ गिवन है उसको बार बार लिख के टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने पास वैसे भी सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम पे कवर कर रहे हैं और आपके एग्जामिनेशंस भी करीब हैं. देखो, सितंबर महीना तो चल ही रहा है, तो अगर आपके एग्जाम्स नीट के मई में होंगे तो एटलीस्ट जनवरी फरवरी में तो फटाफट कोर्स कंप्लीट हो, जिससे कि आपके पास रिविजन का भी टाइम हो. तो फट से देखते हैं. ये आपकी टेबल है. इस टेबल में सबसे पहले कॉमन नाम लिखा है मैन का, जिसका साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस. होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस. मैंने भी जल्दबाजी में पूरा अंडरलाइन कर लिया, द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन, सो सॉरी. होमोसेपियंस, जीनस जेनेरिक नेम, specific epithet, species name. If you are writing, don't write in italics, just simply write and separately underline both the names. Binomial nomenclature है, Linnaeus ने दिया था 10th edition in the year 1758 in his book Systema Naturae. ठीक है, बात क्लियर हुई, बात हो गई. अच्छा, पुराना पूछो तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ इंडियन टेक्सोनॉमी संतापन. थोड़ा सा पहले का रिवाइज करेंगे जिससे कि भूले नहीं, क्योंकि 11th में बहुत सिलेबस है और काफी कुछ चीजें देखनी, तो अगर थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा तो इट इज गुड फॉर यू एंड इट इज गुड फॉर मी ऑल्सो. ओके, ये सारी चीजें हो गई हैं. अब मैं बोल रही हूं कि ये आपके मैन है, ये आपका मैन है, ये एक ऑर्गेनिज्म है. इसकी हायरार्कियल क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका टेक्सोनॉमिकल हायरार्की लिखी हुई है. बड़े कैटेगरी से लेके आप छोटी कैटेगरी की तरफ जा रहे हो. ठीक है, ब्रॉडर रैंक से लेकर, ब्रॉडर टेक्सोन से लेके आप नैरो टेक्सोन पर जा रहे हो. इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देखो, अब इस पे मैं लर्न कैसे करूं, मतलब मैं जो आपको ट्रिक बताना चाहती हूं वो किस तरीके से ट्रिक बता रही हूं. देखो, अगर आप मैन का किंगडम देखोगे तो बहुत आसान है, एनिमेलिया. क्या बोलोगे? एनिमेलिया. आपने क्या बोला? एनिमेलिया. ये बहुत आसान था क्योंकि प्लांट और एनिमल में तो आप वैसे ही पहचान सकते हो. अब देखो, ये जीनस और स्पीशीज नेम याद करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका साइंटिफिक नेम
या जो भी उसका नाम लिखा हुआ है वो आपको क्या है, गिवन है, आपको क्या है, गिवन है। अब क्या है, ये चीज याद करनी है आपको। ये चीज डिफिकल्ट है मैम, कैसे याद करूं? फैमिली होमिनिडे, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास ममेलिया, फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल किंगडम में इनका लॉजिक और इनका जो सेंस है ना कि क्यों प्राइमेटा ऑर्डर में डाला, कौन है मेमेलिया, कौन से कैरेक्टर्स की बेसिस पे मेमेलिया लिया गया, ये सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी याद करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाने से पहले ही मैं ये सारा पढ़ा दूं, नहीं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, बहुत अजीब सी ट्रिक है, मुझे गालियां मत देना ट्रिक देने के बाद, ठीक है। गालियां इन द सेंस कैसे, मैं बोला मैम ये कैसी ट्रिक बना दी। हमारा पीएम चोर, हमारा पीएम चोर। मैं किसी भी पर्सनल प्राइम मिनिस्टर पे, पीएम पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट आपकी स्टडीज को आसान बनाने के लिए ये ट्रिक बता रही हूं। डोंट को अदरवाइज, सिर्फ ट्रिक को याद करना है और कोई फालतू बात दिमाग में नहीं सोचनी है, नहीं लानी है, ठीक है। उसी तरीके से अब देखो, दूसरा आता है हाउस फ्लाई, जो आपके घरों में ये मक्खियां घूमती हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका का मतलब क्या है, जो आपके डोमेस्टिक एरियाज में घरों में घूमती है। अब इसकी ट्रिक कैसे लिखोगे आप, देखो इसके बारे में दे रखा है, इसकी ट्रिक है। ट्रिक किसकी चलेंगी, ट्रिक आपकी फैमिली से लेकर फाइलम तक चलेगी। ट्रिक क्या है, आपकी फैमिली से लेकर फाइलम तक चलेगी, क्योंकि वो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो क्या है, डिफिकल्ट है। आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे फाइलम के साथ यहां पर कहीं कहीं डिवीजन भी लिखा हुआ है। एनिमल्स में फाइलम को फाइलम कहा जाता है किंगडम के बाद, मतलब किंगडम के जस्ट जो नीचे वाला टेक्सॉन है उसको एनिमल में फाइलम कहते हैं और प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब आप आ जाओ, किस पर आओगे, हाउस फ्लाई। लिख दो, मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही ये टॉपिक है, चैप्टर का नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। दोनों के बीच में ट्रांजिशन शो करने के लिए, दोनों के बीच में ट्रांजिशन शो करने के लिए मैंने ये टेबल आपको बाद में उठाई है, ठीक है। अब क्या है, इसने कुछ कुछ लिखा हुआ है, अपन लिख लेते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है देखो, अपन लिखेंगे फैमिली में, लिखेंगे मस्सीडे, डिप्टेरा, इंसेक्टा, ठीक है। और इसका भी क्या है, इसका फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा। किंगडम क्या है, एनिमेलिया। ठीक है। अब इसकी ट्रिक बताऊं तो, अपन बोलते ना फलाने फलाने सिंगर ने ये म्यूजिक दिया, आपकी हाउस लाइफ भी 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 कान के पास करती हूँ तो आपको लगता है वाह क्या म्यूजिक आ रहा है, पर वो बहुत इरिटेटिंग वाला म्यूजिक होता है। तो अपन देंगे म्यूजिक, म्यूजिक दिया। ट्रिक क्लियर हुई, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया। म्यूजिक मतलब मस्सीडे, डी मतलब डिप्टेरा, आई मतलब इंसेक्टा और ए मतलब आर्थ्रोपोडा। ठीक है। उसी तरीके से बाकी दो मैं आपको बता देती हूँ, टेबल पे लिख लीजिए जिससे कि अपन ये खत्म करें। देखो मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रखा है मेंजीफेरा इंडिका। क्या दे रखा है, मेंजीफेरा इंडिका। इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक बनेगी ट्रिक हमेशा कहां से स्टार्ट हो रही है, ट्रिक फैमिली से लेके फाइलम पे खत्म हो रही है। ट्रिक कहां से स्टार्ट हो रही है, फैमिली से लेके फाइलम पे खत्म हो रही है। मेंजीफेरा, मेंजीफेरा इंडिका। इसकी ट्रिक है, जैसे आप साउथ में देखते हो ना, अपन बोलते हैं साउथ में अन्ना,
अन्ना बोलते ना, अन्ना मतलब कोई भी बड़ा आदमी, किसी को रेस्पेक्ट देने के लिए अपन क्या बोलते हैं, अन्ना टर्म का यूज कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि अन्ना सांप दिखा आंगन में, मैंने अन्ना को बोला कि अन्ना सांप देखो आंगन में, तो अन्ना सांप दिखा आंगन में किस तरीके से बनेगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ध्यान रखना जो भी मैं ट्रिक लिखूंगी वो फैमिली टू फाइलम चलेगी, फैमिली टू फाइलम चलेगी। मैंने क्या बोला, अन्ना सांप दिखा आंगन में, सांप दिखा आंगन, मजा आ रहा है ना, ट्रिक अच्छी ट्रिक है। अन्ना सांप दिखा आंगन में, अब अन्ना क्या है, फैमिली एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी, सांप मतलब सांप का क्या लिखा है, सेपिंडेल्स, आप खुले रखिए बुक, कोई दिक्कत नहीं है। एनाकार्डियेसी, सेपिंडेल्स दिखा, देखो प्लांट में आप पढ़ते हो ना मोनोकॉट, डाइकॉट, तो इसमें क्या है, डाइकोटिलीडनी, डाइकोटिलीडनी, और आंगन में मतलब एंजियोस्पर्मी, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो, आप खुद मेरी बात को समझो, फैमिली देखो, अपन ने बोला फाइलम एंजियोस्पर्म, अगर अपन यहां से चलेंगे तो फाइलम टू फैमिली आएगी ना, ऊपर से क्या था, फैमिली टू फाइलम। एंजियोस्पर्म में दो चीजें होती है, मोनोकॉट या डाइकॉट, तो कुछ जो डाइकॉट में आ रहे थे डाइकॉट में आ गए, और कुछ जो मोनोकॉट में आ रहे थे वो मोनोकॉट में आ गए। बात आसान हो गई, बात समझ में आ गई ना, देखो कि इधर थी और फिर डिविजन्स हो गए, तो डाइकॉट या मोनोकॉट में चली गई। लास्ट है वीट के बारे में, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, इसको बताने से पहले इसी के साथ एक जनरल नॉलेज की अपन और बात करेंगे। 1961 में एक बॉडी थी ICBN, उसने सारे प्लांट्स को नाम दिया, उसने क्या किया, सारे प्लांट्स को नाम दिया। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और 1964 में एक बॉडी आई ICZN, जिसका क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब आप बोलोगे फॉर और ऑफ में क्या फर्क है, ऐसा कोई फर्क नहीं, लेकिन NCERT मिलेगा तो चुपचाप फॉलो करो, ज्यादा ग्रामर सोचने की जरूरत नहीं है अपन को। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटेनिकल मतलब प्लांट्स को नाम दे दो साइंटिफिकली, जूलॉजिकल मतलब जू एनिमल्स को नाम दे दो बॉटेनिकली, ठीक है, बात समझ में आई, बात क्लियर हुई। अब देखो ट्राइटम एस्टिवम, इसमें अगर हम ट्रिक बनाएं तो ट्रिक क्या है, बहुत ही आसान सी है। पोमोमोए, इसकी ट्रिक यही बनेगी, जैसे कोई एक बहुत ही अजीब सी चाइना लैंग्वेज है, पोमोमोए, क्या बोलेंगे, पोमोमोए। ए तो सिंपल है, पो का मतलब क्या है, पोएसी, फैमिली टू फाइलम पे चल रहे हैं। मो का मतलब है, ठीक है, मो का क्या, देखो ये पोएल्सी होगा, सॉरी, इसकी ट्रिक क्या बनेगी, इसकी ट्रिक और आसान है, मो नहीं है, पोपोमोए, ठीक है, पोपोमोए क्या है स्टूडेंट्स, पोपोमोए। पो का मतलब पोएसी, फैमिली टू फाइलम चल रहे हैं, तो पोएल्स। मोएस का मतलब, मोए का मतलब मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलीडनी, मतलब वो एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलीडन है, ये एंजियोस्पर्म में मोनोकॉटिलीडन है, ठीक है, और ए के अंदर एंजियोस्पर्मी, और फाइलम क्या था दोनों का, फाइलम तो प्लांट ही होगा ना, गेहूं वीट भी तो प्लांट है,
और मेंजीफेरा इंडिका भी तो प्लांट है, ठीक है। तो ये तो क्या था, आपका लिविंग वर्ल्ड का ट्रांजैक्शन था, एसोसिएशन था, किसके साथ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो शुड आई रब दिस होल पोर्शन स्टूडेंट्स। अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगी या बताऊंगी कि क्या इंटरलिंक था, ये इसी का ही पार्ट है। अगर टेबल को अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिकली लिविंग वर्ल्ड में ही हो गया, उसमें भी पढ़ सकते थे, इसमें भी। लेकिन क्या था, फ्रेश क्लास में क्या होता है, जैसे आप दूसरी क्लास में पढ़ने आते हो ना, तो आपका क्या है, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा जागता है। अगर मैं उसी टाइम टेबल बता दें जल्दबाजी में, आपको लगता है बहुत इरिटेटिंग चैप्टर हो गया, ये मैम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, हम तो नहीं बैठेंगे क्लास में। नहीं, आपको बैठना है, अच्छे से पढ़ना है। अभी क्या है, फ्रेश माइंड से वापस है, आपको क्या लगा, अरे वाह ये तो मज़ा आ गया टेबल में। पोपो मोए, ऐसे गाना कहते हैं ना, पोपो मोए, ऐसे गाना गा के आप ट्रिक याद कर सकते हो, ठीक है। हमारा पीएम चोर तो कोई भी ना भूले, ऐसे नहीं देखना, पर वैसे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। शुड आई रब दिस होल पोर्शन। जो चैप्टर हम लोग देख रहे हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, लिविंग लाइफ के बारे में पढ़ना, लाइफ के बारे में पढ़ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना, ठीक है। मैं कह रही हूं कि लिविंग वर्ल्ड में आई हैव डिस्कस द हायरार्की, तो मुझे उस हायरार्की, एक तरीके से क्लासिफिकेशन ही तो है हायरार्की, आ गया ना इंटर रिलेशनशिप टेबल का। तो अगर मैं हायरार्की की बात कर रही हूँ, या मैं सिस्टमेटिक्स की बात कर रही हूँ, या मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, टेक्सोनॉमी की बात कर रही हूँ, मैं क्यों इतना वापस से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ रही हूँ, क्यों मैं पढ़ना चाहती हूँ। देखो, आपके पास दुनिया जहान की ऑर्गेनिजम्स है। अभी आपने पिछले वाले लेक्चर में एक ओवरव्यू, एक फ्रेमवर्क देखा था, आपने एक्चुअल में नहीं देखा था कि कौन सा किस में जाएगा। कहीं ना कहीं वो टेबल आपको बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट कर गई है कि एंजियोस्पर्मी भी देखने वाले हो, जिम्नोस्पर्मी भी देखने वाले हो, डाइकोटिलिडन भी देखोगे, मोनोकोटिलिडन भी देखोगे, प्लांटे भी देखोगे, एनिमेलिया भी देखोगे, फलाना फैमिली भी देखोगे, होमिनिडे, प्राइमेटा, मेमेलिया, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, इनवर्टिब्रेटा। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आपको क्या होना चाहिए, एक एक के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए, आपको उसका लॉजिक समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली अपन बात किस ऑर्गेनिज्म की कर रहे हैं, उसके कौन से कैरेक्टर्स को देखकर कर रहे हैं। अगर उस ऑर्गेनिज्म का कंपैरिजन मैं किसी दूसरे के साथ करूं तो मैं कौन सी सिमिलैरिटीज को एग्जिबिट करूंगी, मैं कौन सी डिससिमिलैरिटीज को एग्जिबिट करूंगी। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आज कोई बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि टुडे इज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आप देखना, मैं आपको 9th-10th में कंटेंट्स लिखाती थी। मैं आपको इसलिए कंटेंट्स लिखाती थी स्टूडेंट्स, क्योंकि 9th-10th में बच्चा छोटा होता है। 9th-10th में क्या है, बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। छोटे बच्चे को अगर कंटेंट पहले से बता दिया जाए ना, तो उसको क्या लगता है, अच्छा ये पढ़ना है। अब आप 9th-10th तो पढ़ चुके, आप 9th-10th तो क्या है, पढ़ चुके, या आप जैसे अगर 11th के बच्चे देख रहे हैं, या आप 11th के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हो, तो 9th-10th तो पढ़ के आए होगे ना। या 9th-10th बिना क्रॉस किए 8 से स्टार्ट जंप मारा, भाई तू तो 11th में जा, 9th-10th पढ़ने की टेंशन नहीं, मतलब कोई जरूरत नहीं है बोर्ड्स वोर्ड्स देने की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप 9th-10th में पढ़ चुके हो, बट इन अ वेरी नैरोअर पोर्शन, थोड़ा सा नैरो पार्ट में। अब आप क्या है, थोड़ा सा डीप ब्रॉडर पोर्शन में जा रहे हो, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अगर अपन इंट्रो की बात करें, हियर वी आर नॉट गोइंग टू राइट द कंटेंट्स, क्योंकि पूरा चैप्टर ही एक कंटेंट है। जैसे एक यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, तो पहला कंटेंट आपका लिविंग वर्ल्ड आ गया, दूसरा कंटेंट आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आ गया। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे तो ले दे के हम साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत साल पहले का मतलब क्या होता है कि लगभग ऐसे मानो कि 2500 साल पहले, या कम मान लो तो किसी ने रिसर्च करी 200 साल पहले, 2500 साल पहले। देखो, अगर हम 2500 साल पहले की बात जाए, अभी तो हम 21st सेंचुरी में चल रहे हैं ना, तो बहुत पहले जाओ, बहुत पहले वाली सेंचुरीज में जाओ।
तब बायोलॉजी की खोज सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने प्रोवोक की थी या इनिशियलाइज की थी या जिन्हें लगा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना चाहिए, तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट रोल में आए उनका नाम था एरिस्टोटल। हिंदी का नाम है एरिस्टोटल। जो एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं। उन्होंने क्या किया, प्लांट को मॉर्फोलॉजी से देखा, एनिमल को मॉर्फोलॉजी से देखा। प्लांट की मॉर्फोलॉजी में क्या देखा कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, रूट है, स्टेम है और लीफ है। और उन्होंने देखा कि छोटी घास फूस प्लांट्स दिख रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, बोला कि ये तो सारे प्लांट की कैटेगरी में डाल दो। फिर उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स देखे और उन्होंने क्या देखा प्लांट में कि ये चल फिर नहीं पाते हैं, ये एक ही जगह स्टेबल है। फिर वो लोग उन्होंने दूसरे ऑर्गेनिजम्स को देखा, उन्होंने देखा कि इनके तो 2 पैर है, 2 हाथ हैं और ये तो चल फिर पा रहे हैं, ये तो क्या है, चल फिर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो खोज थी ना, ये एक्चुअली क्या अरिस्टो ने नहीं की थी, ये खोज लीनियस ने की थी। ये वाली खोज किसने की थी, लीनियस ने की थी। तो अब आप बोलोगे मैम अरिस्टो ने क्या किया, अरिस्टो ने तो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट दे दिया। एरिस्टोटल ने बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट से प्लांट्स और एनिमल्स को या ले देके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। एरिस्टोटल ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स में मतलब जैसे जो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स में उन्होंने क्या देखा कि बस जो छोटी छोटी घास फूसे हैं, हर्ब शब्स और छोटे मोटे प्लांट। कोई डीप में नहीं गए, कौन से जिम्नोस्पर्म है, कौन से थैलोफाइटा है, कौन से ब्रायोफाइटा है, कौन से जिम्नोस्पर्म है, कौन से एंजियो, नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो क्या देखा कि बस 2 कैटेगरीज में आपको डिवाइड करने हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक तो होगा प्लांट की कैटेगरी जिसमें हर्ब्स शब्स और थोड़े बहुत प्लांट्स आएंगे, और एक होगा एनिमल की कैटेगरी। एनिमल की कैटेगरी में भी ऐसे एनिमल्स को पकड़ा, अच्छा तेरा रंग रेड कलर का है, तू रेड कलर वाले एनिमल की कैटेगरी में चला जा, तेरा रेड कलर नहीं है तो दूसरे एनिमल की कैटेगरी में आ जा। तो क्या आपको सुनने पर ये क्लासिफिकेशन रिलायबल लग रहा है? आपको लग रहा है कि इस क्लासिफिकेशन के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो? लेकिन फिर भी एरिस्टोटल का जो मेन झुकाव था वो एनिमल्स की तरफ ज़्यादा था। मतलब उन्होंने आनंद फानन में जो चीज़ समझी क्लासिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन उनका झुकाव एनिमल्स की तरफ ज़्यादा था। और वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनिशियलाइज की स्टडी को, इसलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उसके बाद उन्हीं के ही एक स्टूडेंट है थियोफ्रास्टस, उन्होंने एरिस्टोटल की जो स्टडी थी उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, लेकिन उनका इंटरेस्ट एनिमल पार्ट में ना जाकर प्लांट पार्ट में था। किस में था? प्लांट वाले पार्ट में था। तो थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कह सकती हूँ, एरिस्टोटल कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। बात क्लियर हुई? अब क्या है, उन्होंने क्या देखा, he classified organisms into प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेनली क्या है, उन्होंने देखो ऑर्गेनिजम्स को तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि प्लांट हो और एनिमल हो, लेकिन प्लांट के अंदर भी क्या ऐसे कैरेक्टर्स को देखकर प्लांट को डाला और एनिमल में ऐसे कौन से कैरेक्टर्स को देख के एनिमल को डाला। ठीक है, इन्होंने क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ज़्यादा कंसीडर किया। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब जो आम बिल्कुल देखने पर ही दिखाई देते कि बस दिखा और क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो प्लांट्स में इन्होंने क्या करा था, हर्ब्स को ले लिया, श्रब्स को ले लिया। मतलब देखो ना, क्लासिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, कोई बहुत ज़्यादा समझने वाला या बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। आपको
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस बोला कि ऐसे 2 कैटेगरीज में डाल दो, ठीक है। और प्लांट्स, ठीक है, समझ में आया। तो एक्चुअली ये जो प्लांट का साम्राज्य था इसे प्लांटे बोला, और एनिमल के साम्राज्य को एनिमेलिया बोला। यहां तक ये समझा चुके थे। तो इसके बाद जो साइंटिस्ट आएंगे वो काफी हद तक इस चीज को पकड़ के ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एनिमल्स में क्या बोला? दोज हु हैव red color blood, those who have red color blood, those who have not red color blood, ठीक है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया? तो एरिस्टोटल क्या है? फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी थे। इन्होंने क्या किया? प्लांट और एनिमल्स को बस थोड़े बहुत मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देख के क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। अब क्या है, इनके जो स्टूडेंट आए, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल कौन थे? थियोफ्रेस्टस। स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल कौन थे? थियोफ्रेस्टस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एरिस्टोटल की स्टडी को समझा और उसे क्या कर दिया? आगे प्रोसीड किया। पर उनका इंटरेस्ट क्या था? प्लांट्स में ज्यादा था, इसलिए उन्होंने दुनिया जहान में जितनी भी स्पीशीज ऑफ प्लांट है उनको अपनी एक बुक में मेंशन किया। उनकी बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ही रोट अ बुक called as Historia Plantarum, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो क्या थी? बहुत साल पहले की बात थी और एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस की बात थी। उसके बाद थोड़ा सा क्या है, टाइम आगे बढ़ा, थोड़ा सा क्या है, टाइम आगे बढ़ा। और इन द ईयर 1758 में जो साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है क्लासिफिकेशन के बेसिस पर, क्योंकि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस बिल्कुल भी बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाए क्लासिफाई करने के टाइम पर। ऐसे को क्लासिफिकेशन थोड़ी होगा कि जिसका ब्लड का कलर रेड हुआ वो ये हो गया, जिसका ब्लड का कलर रेड नहीं हुआ वो ये नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं होता ना। तो इनकी क्या है, स्टडीज थोड़ी क्या होगी, प्रूफ नहीं कर पाई, दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर पाई, दुनिया समझ नहीं पाई, और जो चीज़ दुनिया नहीं समझती वो आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो फिर जो साइंटिस्ट आए इन द ईयर 1758, कैरोलस लीनियस, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसी ईयर में आपकी एक बुक लिखी गई थी, सिस्टमा नेचुरे। कैरोलस लीनियस ने अपना सिस्टमा नेचुरे का 10th एडिशन रिलीज किया था, जिसमें इन्होंने बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर को यूज किया था, ठीक है। तो 1758 में कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का ये मतलब है
कि आप ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड करो। पहला किंगडम प्लांट किंगडम होता है, दूसरा किंगडम एनिमल किंगडम होता है। ठीक है, आप क्या करो, ये जो 1758 में कैरोलस लीनियस ने क्या बोला कि ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, एक को प्लांट किंगडम कहो, एक को एनिमल किंगडम कहो। ओके, दुनिया ने बोला ये बात तो एरिस्टोटल ने भी कही थी, तुम क्या नया लेके आए हो बताओ। कैरोलस लीनियस ने बोला कि मैंने इस बेसिस को उठाकर ऑर्गेनिज्म को प्लांट और एनिमल में डिवाइड किया है कि जो चल सकते हैं वो एनिमल है, जो नहीं चल सकते वो प्लांट है। काफ़ी हद तक लोगों को बात समझ में आई कि यार मैं ना टाइगर को देखा, टाइगर तो यहाँ से यहाँ चल गया, लेकिन प्लांट तो एक जगह स्टेशनरी था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कैरोलस लीनियस ने भी क्या किया, भाई एरिस्टोटल की थ्योरी क्या है, जितनी थी थोड़ी और बढ़ा दी। फिर कैरोलस लीनियस की थ्योरी को बहुत आगे बाकी साइंटिस्ट ने बढ़ाया था, जैसे हैकल आया, देन कॉपलैंड आया, देन फाइनली आर.एच. विटेकर आया। तो साइंटिस्ट को भी जितनी पहले नॉलेज मिलती है अपनी भी कितनी लगा सकते हो, थोड़ी बहुत लगा सकते हो। तो इन्होंने थोड़ी बहुत और नॉलेज को लगाकर कहा कि क्लासिफिकेशन को क्या कर दो, दो किंगडम क्लासिफिकेशन का बना दो। पहला किंगडम प्लांटे या प्लांट का किंगडम, दूसरा किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स का किंगडम। प्लांट हु डोंट मूव और एनिमल हु आर मूवेबल। हु आर मूवेबल ऐसे लिख सकते हो, ऐसे मेंशन कर सकते हो। अब क्या था, कैरोलस लीनियस की कुछ कुछ थ्योरी को अनएक्सेप्टेबल माना। क्या था इन्होंने क्या किया, सिर्फ ये ऐसा बेसिक कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उठा लिया कि इसको इसमें डाल दो, इसको इसमें डाल दो। वो क्या थे, मेन जो कैरेक्टर्स थे, जैसे अगर आप एरिस्टोटल को फॉलो कर रहे हो, एरिस्टोटल ने कोई और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया और लीनियस ने सोचा कि इन्होंने जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को छोड़ा, थोड़े और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेके मैं अपनी स्टडी को आगे बढ़ाता हूं और लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो लीनियस ने क्या गलती कर दी कि बस ये वाला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उठाया, वो हैबिटेट जैसा मेन सामने दिखने वाला इजी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को क्या कर गए, भूल गए। यार हैबिटेट से तो साफ दिख रहा है, जमीन पे रह रहा है, हवा में उड़ रहा है, पेड़ पे रह रहा है, पानी में रह रहा है, भूल गए, नहीं समझ पाए, देख नहीं पाए, गलती हो गई स्टडीज में। दूसरी बात यह है, वो ऑर्गेनिजम्स के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को मेंशन नहीं कर पाए कि इस ऑर्गेनिज्म का संबंध दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है। एक अगर स्पीशीज की भी बात करें तो स्पीशीज में भी लोगों का संबंध होता है एक दूसरे के साथ साथ, वो उसे समझा ही नहीं पाए। तीसरा एक्सेप्शन क्या आ गया, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स से जो ना तो प्लांट किंगडम में फिट हो पाए था एनिमल किंगडम में। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है आपका स्लाइम मोल्ड, अब स्लाइम मोल्ड क्या है, नहीं जैसे अगर आप एक स्लाइम मोल्ड मत लो, आप ऑर्गेनिज्म ले लो स्पॉन्ज। मैं कुछ नहीं लिखा रही हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लिखाऊंगी, मैं समझा रही हूँ। स्पॉन्ज आया, स्पॉन्ज है तो एनिमल लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाता, है तो एनिमल लेकिन मूवमेंट नहीं कर पाता। एक ऑर्गेनिज्म आता है यूग्लिना, वो कुछ तो प्लांट जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है, नहीं चल पा रहा, कुछ एनिमल जैसे कैरेक्टर शो कर रहा है, चल पा रहा है। अब कंफ्यूजन आ गया, किस में डालूं, अब मैं तो फंस गई ना भाई। जो ऑर्गेनिज्म या तो मल्टीपल कैरेक्टर्स को कवर अप कर रहा है दोनों के, या फिर इसका है तो इसका नेचर शो कर रहा है, इसका पार्ट है तो इसका नेचर शो कर रहा है। अब लीनियस तो कंफ्यूज हो गए, लीनियस ने अपने स्टडी को आधा अधूरा छोड़ दिया, नहीं समझ आ रहा, छोड़ दिया। तो इस स्टडी को आगे बढ़ाया हैकल ने इन द ईयर 1866 कि जो भी ऑर्गेनिजम्स ना तो प्लांटे में समझ आ रहे हैं ना एनिमेलिया में समझ में आ रहे हैं, या कुछ कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स को अपने अंदर समेट के बैठे हैं, उनको थर्ड किंगडम बनाओ, उनको तीसरा किंगडम बनाओ और उसमें डाल दो। इसलिए इसके बाद वाला जो ईयर आएगा थोड़ा सा और देखो, ईयर देखना
काफी टाइम बाद आएगा। 1866 में एक साइंटिस्ट आए थे, हैकल। एक कौन से साइंटिस्ट आए थे? हैकल। उन साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया और 3rd किंगडम का नाम क्या था? अदर देन प्लांट और एनिमल, प्रोटिस्टा। क्या नाम था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डाला जिनमें कुछ ना कुछ कंट्रास्टिंग या मल्टीपल कैरेक्टर्स शो हो रहे हो। जो प्लांट में है पर कैरेक्टर एनिमल का शो करते हैं, एनिमल में है पर कैरेक्टर प्लांट का शो करते हैं, दोनों का कर रहे हैं। तो वो तो भाई प्लांट में तो सिर्फ प्लांट के ही आएंगे और एनिमल में सिर्फ एनिमल के आएंगे। अगर अदर देन है डाल दो तीसरे ग्रुप में, तो तीसरा किंगडम आता है प्रोटिस्टा। तीसरा क्या आता है? प्रोटिस्टा। तीसरा क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रोटिस्टा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन मिलेंगे तो जो मैंने एक्सेप्शंस बताए हैं लीनियस की थ्योरी को फेल करने वाले या इस किंगडम को नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या एक्सेप्शन है ये लिखेंगे। और उसके बाद हैकल का 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर कोपलैंड का 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर फाइनली लास्ट द मोस्ट एक्सेप्टेड वन R.H. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 1758, 1866, 1956, देन 1969। 1969 आखिरी ईयर था जिसमें विटेकर ने द मोस्ट डेवलप्ड, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड द फुल्ली कंप्लीटेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का निर्माण किया। फिर लोगों को बात समझ में आई। लोगों को क्या हो गई? बात समझ में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस सारी चीज़ों को देखने पर आज आपको क्या समझ में आता है कि लिविंग वर्ल्ड में तो यू हैव ओनली डिस्कस्ड अबाउट दी, मतलब समरी पढ़ी, लेकिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने क्या देखा कि अब आप पर्टिकुलरली जो आप पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ना, आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, नॉमेनक्लेचर, उसका जो लॉजिक है, उसका जो वो बोलते हैं ना कि जो आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली कैसे समझोगे, वो आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको देखेंगे। मैं हिंट देके जाती हूँ, जो आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होंगे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमेलिया होगा। इस चैप्टर में इन 5 के बारे में पढ़ना है, पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल मामूली। मोनेरा का पढ़ लिया, एक कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, प्रोटिस्टा का पढ़ लिया, एक कोई ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया, उसी तरीके से फंजाई। प्लांटे, एनिमेलिया तो देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो 2 टॉपिक आते हैं, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, वो अपने में बहुत विशाल किंगडम है जिसमें आपको दुनिया जहान के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करवाती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ। NCERT हमेशा अपने साथ रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे।